शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से चर्चा। लेकिन इस कार्यक्रम में आपकी बेहद ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, चाहे टोल फ्री नंबर के जरिए हो या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका जवाब हम विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर बातचीत करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा होगी मोटे अनाज की खेती के बारे में, और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बातचीत की जाएगी भिंडी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं लाइव कार्यक्रम के दौरान, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीशू जोशी, जो कि सहायक आचार्य हैं, शस्य विज्ञान संभाग, कृषि महाविद्यालय नागौर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. यादव, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, शाकीय विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा में मोटे अनाज की खेती के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों में ये शामिल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो खान पान की आदतें हैं वो कैसे बदलते चली गई, लेकिन अब वापस इसकी महत्ता को कैसे समझा जा रहा है और खासतौर पर इसे काफी प्रचारित भी किया जा रहा है। ये वर्ष हम खासतौर पर मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मना रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथियों एवं महिलाओं, मोटे अनाज की बात करें तो इस वर्ष को हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में 2023 को मना रहे हैं जी। सरकार इसके लिए काफी योजनाएं और काफी स्टार्टअप्स, काफी इसके लिए सरकार का प्रावधान है। ये पुराने टाइम से बात करें तो ये काफी पारंपरिक हमारा भोजन रहा है, ये हमारी थाली का एक मेन पार्ट रहा है जी। पुराने 1960 में जब हरित क्रांति आई, जब हमारे भूखमरी की समस्या हुई, तो चावल और गेहूं की खेती की वजह से इसको हम लोग भूलते चले गए। पर अब सरकार ने जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है, पोषकता को ध्यान में रखते हुए अब से वापस जागरूक करने के लिए इसकी जो मुहिम छेड़ी है, इसके लिए ही अभी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो हर तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कोई विटामिन है, बीटा कैरोटीन है, फाइबर जो हमारे डाइट में बहुत जरूरी है, इसके अलावा बहुत से पोषक ऐसे जो चीजें हैं जो इसके अंदर काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि गेहूं और धान, दूसरी जो फसलें हैं उसके अंदर इसके अपेक्षित जो है काफी थोड़ी कम मिलती है। तो ये अगर जो पुरानी 1960 से पहले अगर हम देखें तो ये बाजरा जो था, ये जो अब अभी बाद में इसको जो है गरीबों का अनाज बोला जा रहा था, वो अब
ऑलमोस्ट सब लोग अब इसको अपना रहे हैं। आप जी। मार्केट में देखें, सब लोग आजकल ऑनलाइन सब अमेज़न या फ्लिपकार्ट में सब लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी काफ़ी जी, बिल्कुल। प्रेज़ेंस तो है जो जो मोटा अनाज इसके था, जिसे खाद्य कभी पदार्थ है वो गरीबों का मार्केट में अनाज इतने कहा जाता ज़्यादा था, उसे अब प्रचलित है। श्री अन्न का जो दर्जा दे दिया गया है, न्यूबॉर्न क्योंकि इसकी बेबीज़ अहमियत हैं को अब उनके समझा लिए। जाने लगा है और पोषकता के लिहाज से ये इतने पौष्टिक है कि अब इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाने लगा है। तो इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कागनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। बता दें कि इस साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य के कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग काफी बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को धान के मुकाबले पानी की कम जरूरत पड़ती है और यूरिया व दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। मोटे अनाज उपजाने के लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही सर्दी और गर्मी की। इसलिए मोटे अनाज की खेती टिकाऊ खेती के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार भी किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को बाजरे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की गई थी। जी हाँ, तो मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो MSP है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और इसकी महत्ता को कई लिहाज से समझाया जा रहा है ताकि जो किसान अब तक इसकी खेती से नहीं जुड़े हैं वो जरूर इनसे जुड़े। बहरहाल इस बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए अब भिंडी, मिर्च, टमाटर और इन फसलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फसलें व्यावसायिक तौर पर किसानों के लिए क्या महत्व रखती हैं और साथ ही इसे लगाने का उपयुक्त समय क्या है? जिन किसानों ने अब तक नहीं लगाया, क्या वो अभी भी लगा सकते हैं? हाँ, देखिए, जो वर्षाकालीन फसलों में ये जो आपने बताया टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी, ये प्रमुख फसलें हैं जो हमारे किसानों द्वारा लगाई जाती हैं और किसान इसको लगा करके काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं। जी। तो हम देखते हैं कि वर्षाकालीन में कभी जो अगेती फसल लगा लेते हैं किसान, कुछ किसान जून से ही इस फसलों को लगा रखे हैं, तो अभी भी उनकी तुड़ाई वो कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। और इस साल हमने देखा कि टमाटर का जो किसान थे उन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया है और इसके कई कारण थे, लेकिन एक जो जिन्होंने भी लगाया है अगेती फसल, उनको मुनाफा मिला है और आगे जो लगाएंगे उनको भी मुनाफा मिलता रहता है। तो ये इस सीज़न की प्रमुख फसलें हैं और इसमें क्या था कि 3 फसलों में तो रोपाई होती है, लेकिन भिंडी में सीधी बुआई की जाती है। जी। तो जो भी किसान इसको लगाना चाहते हैं वो अभी भी ये लगा सकते हैं, क्योंकि अभी 3 महीने करीब उनको मिल जाएगा, तो इसमें उनको ठीक ठाक पैदावार मिल जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में कौन से उन्नत किस्मों का चुनाव किसानों को करना चाहिए और किस तरह से फसल प्रबंधन करें, इस पर बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार के लिए फसल की समय पर बुआई और देखरेख जरूरी है। भिंडी की बात करें तो 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त रहते हैं। भिंडी बोने से पहले खेतों को जोत कर तैयार करें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। भिंडी की किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करें। जिन किसानों ने भिंडी लगा रखी है वो इस समय निराई, गुड़ाई और जल निकासी की व्यवस्था करें। टमाटर बोना चाहते हैं तो इसकी बुआई के लिए जीवांश युक्त बलुई और दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। टमाटर की नर्सरी बोने के लिए पौधशाला को अच्छी तरह तैयार करना होता है।
बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। पूसा संस्थान ने टमाटर की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें पूसा रोहिणी प्रमुख है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म के 400 से 500 ग्राम बीज, जबकि संकर किस्म के 150 से 200 ग्राम बीज काफी रहते हैं। बोने से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। वहीं हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार मिल जाती है। जिन किसानों ने हरी मिर्च लगा रखी है वो फसल में निराई गुड़ाई, सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था करें। बैंगन की बात करें तो बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को तैयार करें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। जिन किसानों ने बैंगन लगा रखे हैं वो बैंगन को कोक्सीनेला बीटल, शूट और फ्रूट बोरर के प्रकोप से बचाएं। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे कुछ दर्शकों के सवाल व्हाट्सएप के जरिए आने शुरू हो गए हैं, तो आइए इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते चलते हैं। एक सवाल भेजा है MM नारंग जी ने, जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने छत पर बड़े बड़े गमलों में भिंडी के पौधे लगाए हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा कीड़े आ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसे में वो क्या करें। तो डॉक्टर यादव, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, उन्होंने छत पे लगा रखा है, गमलों में लगा रखा है। जी, तो इस सीजन में 2 तरह के कीड़े आ जाते हैं ज़्यादा। एक फलों में आते हैं, जिसको फल और तना छेदक कीट बोलते हैं, और दूसरा आता है एक पत्ते के नीचे एक लीफ हॉपर बोलते हैं, जिसको आप रस को चूसता है तो पत्तियां ऊपर को सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह का सिम्टम है, तो ये कीट है। तो जो आपका दोनों में अलग अलग तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो घर के लिए लगा रखे हैं, कम मात्रा में लगा रखे हैं, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें नीम का जो अर्क होता है 5%, उसका 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते जाएंगे तो काफ़ी उनको इससे रोकथाम हो सकती है। और ऐसे ही अगर फल और तना छेदक हैं, तो अगर फलों में अगर कीट है तो उस ऐसे फलों को तोड़ करके ज़मीन में नष्ट कर दें कहीं, और उससे भी कम हो जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुछ हम फेरोमोन ट्रैप भी कहते हैं, कुछ किसान ये लगा लगते हैं। और एक पीला चिपचिपा गत्ता होता है जिसको लगाया जाता है, उससे भी काफ़ी कीड़े उस पर चिपक जाते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे। और रासायनिक दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो एक आध रासायनिक दवाएं, जैसे फल और तना छेदक के लिए स्पिनोसाइड है, उसका इस्तेमाल कर देंगे। 1 मिलीलीटर मात्रा 3 से 4 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जैसिड है या लीफ हॉपर है, जो पत्ती के नीचे हरे रंग का होता है, इससे पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो उसके लिए आप कोई इमिडाक्लोप्रिड है या कोई एसिटामाइप्रिड है, इनका इस्तेमाल करके आप रोकथाम कर सकते तो हैं। नारंग जी, जाना आपने कि भिंडी के पौधों में किन किन तरह के कीड़ों का प्रकोप हो सकता है और उससे छुटकारा किस तरह से पाया जाए। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल देते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी हेलो जी विपिन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। विपिन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ हेलो। सकते हैं। हेलो विपिन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, अब आ रही है। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। जी, अभी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही, मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ। जी जी जी, अब आने लगी है, थैंक यू। मेरा सवाल 2 थे। पहला सवाल ये था कि बैगन में फल छेदक कीट लग रहा है, तो उसके बारे में क्या करें, कौन सी दवाई डालें। और दूसरा सवाल ये था कि मिर्ची में एक रोग लगता है जिसमें पत्ते मुड़ने लगते हैं और बढ़वार भी रुक जाती है, तो इसके लिए क्या करें? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर यादव बताएं। हाँ, देखिए, पहले बैगन की बात करते हैं कि बैगन में फल और तना छेदक, इसको कीट बोलते हैं। ये फलों में भी लगता है और तने में भी आपको देखेंगे ऊपर से मुरझाया हुआ दिखता है। तो आप नीचे देखेंगे तो कहीं पे छेद होगा तने में, तो वहाँ से नीचे काट करके उस भाग को निकाल देंगे और उसके कीट को भी निकाल लेंगे साथ में, और ज़मीन में कहीं उसको नष्ट कर देते। गड्ढा बना के दबा देना अच्छा रहता है, जिससे कि उसमें कीट पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और जो फलों में है, तुड़ाई के समय जो आपके जिन फलों में ऐसा दिखता है, तो ऐसे फलों को भी आप तोड़ करके किसी गड्ढे बना करके उसमें मिट्टी में दबा देंगे, जिससे कि कीट पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं और फिर इधर उधर न आएँ। तो आपको इसके इस्तेमाल के लिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि एक फेरोमोन ट्रैप आता है, तो आप 20-25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसको ल्यूसिन लेवर बोलते हैं।
आप मिल जाएगा। इसमें एक दवा लगाई जाती है, उस दवा को 1 महीने के अंतराल पर उसको बदल दिया जाता है। तो उसके से क्या नर कीट आकर्षित होकर उसमें मर जाते हैं, उससे उनका प्रजनन रुक जाता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि जैसे पीला चिपचिपा हमने गत्ता बताया था, ऐसे भी 20-25 गत्ते आप अपने खेत में लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत से कीट चिपक जाते हैं, तो इससे हो जाएगा। और मैंने कहा था कि नीम का अर्क और अपनी जो नीम का तेल होता है, इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सप्ताह में चाहे 10 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से करते रहें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कीट इससे आप काफ़ी दूर रहते हैं और रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से बच जाते हैं आप। तो ये बात हुई शुरुआती दौर में। और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे मैंने कहा स्पिनोसाइड एक दवा है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 से 4 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर लीजिएगा, तो इससे आपका रुक जाएगा। इसके बाद हुई मिर्च की। मिर्च में जो कीट आता है, इसको हम किसानों को कहते हैं कि जो आपको नर्सरी या पौध जो तैयार करते हैं उसी समय से ही आना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे नर्सरी को आप जो किसान लगाएं या जो भी लगाना चाहेंगे उनको कहते हैं कि या तो पॉली हाउस के अंदर में उस नर्सरी को तैयार करें, या दूसरा तरीका होता है कि पॉली हाउस नहीं है तो छोटा सा अपना नाइलॉन नेट का एक 40 मेश का नाइलॉन नेट ला करके उसके नर्सरी बेड पे लगा देंगे चारों तरफ, और उसके अंदर नर्सरी को तैयार करेंगे, तो उससे भी कीट उसके अंदर नहीं जा पाता है। तो आपकी पौध सुरक्षित रहती है अपने खेत में। उसके बाद रोपाई करते हैं तो काफी संभावना रहती है कि कीट नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आ गया है तो आप किसी भी इमिडाक्लोप्रिड दवा को या स्पिनोसाइड दवा को, जैसे इमिडाक्लोप्रिड लिक्विड में आता है, तो इसकी 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। ऐसे ही अगर आपका एसिटामाइप्रिड आपके पास उपलब्ध है तो इसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे, और बारी बारी से दवाओं को छिड़काव कर देंगे तो कीट नष्ट हो जाएगा। और जो बुरी तरीके से प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ करके आप नष्ट करना होगा आपको, जिससे कि फिर से, क्योंकि ये वाहक द्वारा फैलता है, सफेद मक्खी इसको फैलाती है, तो हम दवा के द्वारा कीट को नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद वायरस को भी नष्ट करना होता है, तो वायरस को नष्ट करने के लिए पौधे को उखाड़ करके गड्ढा बना के मिट्टी में दबाना होता है। बिल्कुल, तो उसकी जगह पे नया जाना पौधा आप लगा किस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और साथ ही भिंडी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आइए कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। विनय कुमार जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि पशु के हरे चारे के लिए बाजरा और ज्वार की
बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा रहेगा? तो डॉक्टर जोशी, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, पशु चारे के लिए बात करें तो सोरगम जो ज्वार है वो बहुत ही उपयुक्त फसल मानी जाती है। बहुत इसका चारा काफी उपयोग में लिया जाता है चारे के लिए। जी। तो इसकी जो वैरायटी है चारे के लिए बात करें फॉडर की, अगर रबी और जो हमारा रबी और खरीफ 2 मेन सीजन होते हैं, दोनों के लिए जैसे बात करें तो एक पूसा चरी खरीफ में पूसा चरी नाम से है, रात चरी, MP चरी, इस तरह की जो वैरायटी है। इसके अलावा मल्टी कट मतलब जिसमें 2 से अधिक या 2 या 3 कट हम ले सकते हैं, ऐसे SSG 59-3 करके एक वैरायटी है, ये आप सोरगम की ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है चारे की जो बाजरे की फसल है वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं चारे के अंदर। जैसे कि आप उसको ग्रीन अवस्था के अंदर ही, जैसे कि GHB 558 हो गई, इसके अंदर 538 हो गई, इसके अलावा आप पूसा 23, इस तरह की वैरायटी जो है ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो विनय जी, जान लिया आपने कि कौन कौन सी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त जालौन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आतिफ जी। आइए उनका रुख करें। आतिफ जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो जी आतिफ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश। जी आतिफ जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। जी बताएं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं बाजरे की खेती करता हूँ। बाजरे में मैडम कौन सी किस्म हमारे क्षेत्र के हिसाब से अच्छी, और ये बीज कहाँ से प्राप्त करें? बाजरे की खेती करना चाहते हैं? जी सर जी। हेलो। हेलो। अच्छा, बैंगन की खेती करना चाहते हैं। जी डॉक्टर यादव बताएं। बैगन की? जी। अगर बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप बैगन की कई प्रजातियां हैं। जैसे पूसा संस्थान ने हमारे काफ़ी अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। गोल बैगन अगर लगाना चाहते हैं तो पूसा उत्तम है, और पूसा हाइब्रिड 6 करके है, इसको आप लगा सकते हैं। 2 प्रजातियां हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही लंबे बैगन में आप लगाना चाहते हैं तो हमने पूसा श्यामला है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 20 करके हमने अभी नई विकसित की है, पूसा कौशल कर विकसित की है, एक नई प्रजाति औषकी विकसित की है। तो कई प्रजातियां आपके लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय बीज निगम भी इसका बीज पैदा करता है, उसके भी किसी संस्थान से आप इन प्रजातियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरे बैगन की हैं तो पूसा हरा बैगन 1 हमने विकसित कर रखा है, और सफ़ेद बैगन भी बहुत से किसान लगाना चाहते हैं तो पूसा सफ़ेद बैगन 1 भी हमने विकसित किया हुआ है। तो इन प्रजातियों को आप किसी भी प्रमाणित और बीज को किसी भी विश्वसनीय स्रोत से आप ले सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम से भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे संस्थान से भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जोशी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बाजरे की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें किस वक्त इसकी खेती करनी चाहिए, और इसकी अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं? जी, बाजरे की खेती का उपयोग समय खरीफ का सबसे उपयुक्त समय होता है जून जुलाई। जी। जो वर्षा आधारित खेती अगर बोले तो वर्षा के बाद जून लास्ट तक या 10 जुलाई तक आप इसकी खेती करें तो इसमें आगे कीट रोग और होने की समस्या कम रहती है। इसके अलावा उपज भी अच्छी मिलती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो इसकी किस्में हैं तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग राज्यों में कुछ ऐसी खास किस्में हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में HHB जो है 67 हो गई, पूसा 23 हो गई, GHB सीरीज की 538 हो गई। इसके अलावा जैसे पंजाब हरियाणा, आपका UP MP के अंदर बात करें तो GHB सीरीज के 558 हो गई, 526 हो गई, ये ले सकते हैं। पूसा 605 ले सकते हैं। ये वैरायटीज है। साउथ के अंदर जो है आपका वहाँ पे भी जो तमिलनाडु कर्नाटका के अंदर हम बात करें तो इसकी कुछ वैरायटीज है। जैसे CO CU HCU 8 करके वैरायटी है, JVH 2 करके वैरायटी है। ये वैरायटीज जो है ये काफी अच्छा यील्ड पोटेंशियल है इनका। और अगर बात करें तो जैसे इरिगेट सिंचित और असिंचित, सिंचित के अंदर हम इससे कम से कम 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं, और वर्षा आधारित खेती के अंदर 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उससे उपज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बाजरे की खेती के बारे में बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
नमस्कार सर, मैं नंद शुरू मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, एक हल्की मिट्टी होती है, एक भारी मिट्टी होती है। तो हल्की मिट्टी में कौन कौन से मोटे अनाज हम ले सकते हैं और भारी मिट्टी में कौन कौन से मोटे अनाज लेते हैं? दूसरी चीज, जिसमें कम लागत लगे, हमारे कम पानी लगे, लागत हमारी कम आए, फायदे हमको ज्यादा हो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर जोशी बताएं। जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करते, मुझे थोड़ा जानना चाहते हैं कि हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती की जा सकती है जिसमें लागत भी कम लगे, पानी की भी कम जरूरत हो और अच्छा मुनाफा हो किसानों को। किस एरिया में पूछा इन्होंने? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तो मोटे अनाज की बात करें तो जैसे एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में देखें, बाजरे का जो प्रोडक्शन है, बाजरे में जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, एमपी, ये हमारे लीडिंग स्टेट्स है जो कि प्रोडक्शन देते हैं। बाजरे में सिर्फ राजस्थान में ही देखें तो 41% जो प्रोडक्शन है बाजरे का हम ही देते हैं। इसके अलावा सोरगम जो ज्वार है, जो कि वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पे देखें सोरगम टॉप नंबर पे आता है, पर हमारे यहाँ पे जो है इसका थोड़ा जो इसकी खपत है वो बाजरे के कंपेयर में ये सेकंड नंबर पे आता है। इसके अलावा दूसरे जो मोटे अनाज है जैसे कि फिंगर मिलेट हो गया, रागी जिसे हम कहते हैं, जो कि कैल्शियम जो देखें इसमें कैल्शियम की बहुत ही प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रति 100 ग्राम इसमें देखें तो हम 344 मिलीग्राम इसके अंदर आयरन, इसके अंदर कैल्शियम होता है। जो बच्चों के जो विकास के दौरान छोटे जब होते हैं तो उनको रागी का आटा दें तो वो बहुत बढ़िया रहता है। इसी के अलावा बाजरा हो गया, बाजरे के अंदर आयरन का जो कंटेंट है वो आपके गेहूं और चावल के अपेक्षा जो है काफी ज्यादा 2 से 3 गुना होता है। 8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम की इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आपका कोदो मिलेट हो गया और कोदो मिलेट हो गया, इसके अलावा आपका फॉक्सटेल मिलेट हो गया जिसे कंगनी हम लोग कहते हैं। ये पुरानी सभ्यता से भी काफी पुराने टाइम से भी इसको काफी प्रचलन रहा है। इसके अलावा प्रोसो मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट है आपका। इसके अलावा जैसे कुट्टू का आटा जो हम लोग कहते हैं, बकवीट जो यहाँ हमारे यहाँ पे व्रत के अंदर या फलाहार में हम लोग उपयोग में लेते हैं। अमेरेंथस रामदाना जिसे राजगिरा बोलते हैं, ये भी काफी लाभदायक है। इनका मोटे अनाजों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये डायबिटिक और शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या होता है कि शुगर जो है काफी स्लो रिलीज होती है आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर, तो आपकी जो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा है वो मेंटेन रहती है, तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, बीपी मेंटेन रहता है। इस वजह से जो है मोटे अनाजों का जो सेवन है वो करना काफी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो काफी फायदेमंद है मोटे अनाज का सेवन करना, और किसान किस किस तरह से इसकी खेती कर सकते हैं इसके बारे में जाना आपने। बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं, आइए उन सवालों को शामिल करते चलते हैं। रोहित जी ने सवाल भेजा है गुजरात से और वो जानना चाहते हैं कि काली मिट्टी में भिंडी के लिए कौन सी वैरायटी यानी कि किस्म अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर यादव। देखिए, आप गुजरात से हैं तो गुजरात में भी एक नवसारी है कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी कुछ प्रजातियाँ विकसित की गई हैं। तो इन प्रदेशों के लोग अपने लोकल जो संस्थान हैं उनसे प्रजातियों को ले लें। जैसे आपका गुजरात भिंडी 1 है, उसको आप लगा सकते हैं, और नहीं तो आप पूसा संस्थान की जो प्रजाति है हमारी पूसा भिंडी 5, पूसा भिंडी 5 जो है एक नई प्रजाति विकसित की गई है बारिश के मौसम में, जिसमें आपको पीतसिरा मोज़ेक वायरस आता है, उससे प्रतिरोधी है, तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। और ये आपके गुजरात में भी बहुत अच्छा आ रही है, राष्ट्रीय बीज निगम इसका बीज पैदा कर रहा है, तो आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रजाति को आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। और कुछ किसान अगर ज़्यादा चाहते हैं तो आजकल हम लोगों ने एक रंगीन जो भिंडी है जिसको आप लाल भिंडी कहते हैं, उसकी भी पूसा लाल भिंडी 1 विकसित की है, उसके भी बीज प्राप्त कर सकते हैं हमारे संस्थान से और उसको लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक लाल भिंडी की काशी लालिमा करके विकसित की गई है, वो जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहाँ से विकसित की है, वहाँ से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हिम्मत जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी हिम्मत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। जी हिम्मत जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? तो बाजरे के बारे में बताना चाहिए। जी हाँ, ये बाजरा है ना, वो ज्यादा टिकने वाला कौन सा किस्म है? जी ज्यादा टिकने वाला। जी जी डॉक्टर जोशी बताएं।
मैम क्वेश्चन बाजरे की ज्यादा टिकने वाली किस्म के बारे में जानना चाहते हैं। किसकी? रागी की? बाजरे की। बाजरे की जी। ओके। बाजरे की अगर हम ग्रेन के लिए अगर बात करें, बाजरे की जो उपयुक्त किस्में जो है इसमें बात करें तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान जो राजस्थान के अंदर जैसे या फिर हर जगह प्रचलित है HHB सीरीज है। HHB सीरीज जो है 67 हो गया। इससे पहले मैंने बताया था GHB सीरीज थी 538, 558 हो गया, 526 हो गया। इसके अलावा RHB जो है इसके अंदर 127 हो गया, पूसा 23 हो गया, पूसा 605 हो गई। ये अच्छी वैरायटीज है जिनकी जो उपज है वो बहुत अच्छी आप ले सकते हैं अपने खेत पे। बिल्कुल हिम्मत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। विपिन कुमार जी ने सवाल भेजा है, वो जानना चाहते हैं कि बैंगन के पौधे में कीड़ा लग रहा है, कौन सी दवाई डालें? जी डॉक्टर यादव। बैगन के पौधे में कीड़ा ज़्यादातर इसके फलों में लगता है। पौधे में अगर पत्ती के नीचे कोई कीड़ा लगता है तो आप एक बार पहले जांच करा लीजिए कि क्या कीट है, पहचान उसकी हो जाए तभी। अगर आपको फल छेदक या तना छेदक है तो मैंने बताया था जैसे स्पिनोसाइड एक दवा है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 से 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे। जी, जी। तो ज़्यादातर यही कीड़ा बैगन में आता है, फल छेदक और तना छेदक। और इसके अलावा भी कोई कीट है तो उसकी पहले पहचान करवा लीजिए, तो उसके अनुसार से उसकी जो भी रोकथाम है बता दी जाएगी। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें मोटे अनाज की खेती और भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती के बारे में आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की जा रही है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, आइए कार्यक्रम में उन सवालों को शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है हीरा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि जनवरी के महीने में इन्होंने टमाटर लगाया था, लेकिन जून तक आते आते फसल खराब हो गई, तो ऐसा क्यों? वो जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो सकती है। तो डॉक्टर यादव, क्या वजह हो सकती है फसल खराब होने की? देखिए, जनवरी के महीने में जो टमाटर लगाया जाता है तो मई से जाकर के लगभग खत्म हो जाता है। 4 महीने से ज़्यादा टमाटर समांतर नहीं होता है। 4 महीने में उसका पौधों का 5 महीने तक चल जाएगा। तो इनका जो समय उसकी अवधि पूरी हो चुकी होगी और जून के महीने में गर्मी भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी फसल खत्म हो जाती है और इनको उत्पादन मिल गया होगा, क्योंकि जनवरी से लगाया था तो इनको 4-5 महीने का जो उत्पादन है वो पूरा प्राप्त हो गया होगा। तो फसल की अवधि समाप्त हो जाती है, उसका मतलब है जो लाइफ साइकिल है वो लगभग खत्म हो चुका होता है, उत्पादन लगभग खत्म हो चुका होता है। अगर झुलस गई है गर्मी से, अगर तो पानी वानी कम दिया है तो भी एक आध रीजन हो सकते हैं। डॉक्टर यादव, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल अगले दर्शक का भी है। द्वारका जी ने सवाल भेजा है दमोह मध्य प्रदेश से, और उन्होंने कहा है कि मल्चिंग पर लगाया हुआ जो टमाटर है वो मुरझा गया, तो उपाय बताएं। हाँ, तो जैसे मुरझाने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी एक टमाटर में एक बैक्टीरियल बिल्ट होता है ज़मीन में, अगर उसकी समस्या है खेत में तो पौधे उसे मुरझा जाते हैं, चाहे मल्चिंग पे हो चाहे सामान्य तरीके से लगाया गया हो। और मल्चिंग पे लगाया गया तो उसमें जल प्रबंधन अच्छे से करें, क्योंकि मल्चिंग से गर्मी में क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो कभी कभी उसमें पौधों में हीट ज़्यादा पैदा हो जाती है, उससे भी मुरझा जाते हैं। और मल्च
जैसे अगर ऑर्गेनिक मल्च है तो अच्छी बढ़वार ज़्यादा रहती है। प्लास्टिक मल्च है तो उसमें बहुत केयर करना पड़ता है, पौधों को सपोर्ट अच्छे से दिए रहें जिससे पौधे मल्च पे ज़्यादा टच में ना आए और उनको गर्मी का मतलब सहन गर्मी कम लगे उनको। ठीक ठीक, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। जगदीश जी नासिक महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जगदीश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ सुन रहे हैं। जी जी बताइए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, वो हमने वो अभी टमाटर लगाए है ना, तो उसको वो फूल डालना और थोड़ा सा अपना ये होना चाहिए जी। सर अभी हमारे टमाटर लगाए ले तो अभी खेती में अभी तो भाव तो बहुत महंगाई है, इसकी वजह से उसको थोड़ा फूल डालना ज्यादा होना चाहिए, टमाटर अच्छा होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए भाई जी? आइए जानते हैं, डॉक्टर यादव बताएं। हाँ देखिए, आपने बताया अच्छी बात कही कि आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं क्योंकि टमाटर का दाम अच्छा मिल रहा है, तो आप कीड़ों से और बीमारियों से उसका बचाव करेंगे समय समय पर। जैसे मैंने कहा कि नीम का अर्क होता है, इसका इस्तेमाल हफ्ते या 10 दिन में करते रहिए जिससे कीड़े ना लग सकें आपके फसल में। और बहुत आवश्यकता पड़ी तो रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल करिए। इसमें ज़मीन की अगर जांच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कभी कभी बोरान या कैल्शियम की कमी से भी उसके फलों में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो इसका भी जांच कर लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कर लीजिए। और कभी कभी स्प्रे के माध्यम से, जैसे आपको कई पोषक तत्व होते हैं जैसे मल्टीप्लेक्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है, उसको भी देने से फूल ज़्यादा रुकते हैं, बढ़वार अच्छी होती है। और इसी तरीके से प्लानोफिक्स भी कभी कभी किसान देते हैं जिसमें उनके ग्रोथ हार्मोन है, उसको भी आप देते रहेंगे। जितने भी रासायनिक तत्व हैं उनको जितनी मात्रा में आवश्यकता है उसको समय पर देंगे। और पौधों को जैसे सही से ट्रेन करेंगे, और क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसमें ज़्यादा बीमारियां आती हैं, और ये जो इसके वाहक हैं इसको रोकने का पूरा प्रबंध करेंगे। और 15-16 लाइनों के बीच में अगर गेंदे का 1-2 लाइनें लगा देंगे तो उससे भी बहुत से कीट जो फल छेदक और तना छेदक हैं उसमें चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। तो बहुत चीज़ों को आपको अपनाना है। और खेत के चारों तरफ ज्वार बाजरा मक्का की 4-5 लाइन लगा देंगे तो उससे भी कीट आपके खेत में नहीं आ पाएंगे। तो जगदीश जी, जाना आपने की कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रख के आप टमाटर की अच्छी फसल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। प्रथमेश जी ने सवाल भेजा है रायसेन मध्य प्रदेश से, ये जानना चाहते हैं कि कोदो कुटकी के जो बीज है वो कहाँ उपलब्ध होंगे। जी डॉक्टर जोशी। हाँ जी, कोदो कुटकी की बात करें तो बीज आपको उपलब्ध जो है, आप जैसे एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जैसे अगर आपको सिर्फ थोड़ी से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको आगे मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए तो आपको गुजरात में एक हिल स्टेशन है मिलेट्स का, वहां से आप ले सकते हैं। वो एक स्मॉल किट, छोटा सा किट देते हैं जिसमें वो 6-7 फिंगर मिलेट, कोदो, लिटिल मिलेट, इसकी वैरायटीज जो है आपको 200-200 ग्राम के जो पैकेट आपको मिल जाएंगे। उसके बीज बहुत ही महीन होते हैं, तो आप इसको लगा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस स्टेशन से आप ले सकते हैं। वरना हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में हमारा सबसे बड़ा मोटे अनाज का सेंटर है, वहां से आप ये बीज भी उपलब्ध ये हो सकते हैं आपको। जी बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, एक और सवाल है मोटे अनाज से जुड़ा हुआ। देवेंद्र धाकड़ जी ने सवाल भेजा है गुना मध्य प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि क्या रबी सीजन में वो मोटे अनाज में ज्वार बाजरा की खेती कर सकते हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। हम बात करें सोरगम जो है ज्वार, इसकी खेती दोनों सीजन रबी और खरीफ दोनों में हो सकती है। पर ऐसे कुछ ही जो प्रदेश हैं जिनके अंदर इनके दोनों की खेती की जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये जो 2 प्रदेश है इनके अंदर इस दोनों सीजन में इसकी खेती हो सकती है। और दूसरे जो राज्य हैं उनके अंदर इसकी खेती को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे समस्या ये आती है कि अनुकूल वातावरण की, टेम्परेचर जो होता है उसका अनुकूल ना होने की वजह से। पर हम बात करें चारे वाली फसल, तो चारे वाली फसल आप ले सकते हैं, बस दाने वाली फसल जो है वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ही वो अच्छी उपज दे पाएगी। इस वजह से अनुसंधान के द्वारा ही ऐसे केंद्र बनाए गए हैं कि हाँ ये खरीफ में हो सकती है, यहाँ पे रबी में हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बैंगन से जुड़े हुए 2 सवाल आए हैं। झारखंड धनबाद से सवाल भेजा है राजीव महतो जी ने, कह रहे हैं कि बैंगन के पौधों में कीड़ा लग रहा है, क्या करें। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान झालावाड़ से ब्रजेश कुमार जी ने सवाल भेजा है कि बैंगन के
के फल में इल्लियां खत्म नहीं हो रही है, कौन सी दवा का छिड़काव करें? तो डॉक्टर यादव बताएं। हाँ देखिए, इल्लियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं क्योंकि आपने अगर फल और तना छेदक है उसमें उसकी भी इल्लियाँ आपको बाहर दिखती रहती हैं। तो सारे जो प्रभावित और ग्रस्त पौधे हैं, फल हैं, पत्ते को काट नष्ट कर लीजिए। तने को जहाँ से आपका ग्रस्त दिखता है वहाँ से काट करके कीड़ा सहित उसको ज़मीन में गड्ढा बना के दबाना होगा। इधर उधर फेंकने से क्या होता है कि उसमें से कीड़ा निकल के फिर से हमारी फसल में आ जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर इल्लियाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कोई एक इंडोक्साकार्ब दवा है, इंडोक्साकार्ब, इसकी करीब 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करिए आप। तो इससे आप देखिए कि सारी इल्लियाँ 1-2 बार छिड़काव करने से आपकी इल्लियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आपको फसल में सुरक्षा हो जाएगी। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। दिनेश मीणा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, दिनेश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये, मैडम जो टमाटर रहता है ना उसमें जो झुलसा रोग आता है जी, तो किस कारण से आता है? मतलब फूल के समय पर ही आता है, उसका क्या कारण है? वो कंट्रोल भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर। हाँ देखिए, अगर टमाटर जाड़े में लगाया जाता है तो पछेती झुलसा आता है। तो उसमें जैसे आपका मौसम में अगर फॉगी है, जैसे कोहरा जैसे आने वाला है, धूप नहीं निकल रही है, बादल हैं, तो ऐसे मौसम में आप भाप लीजिए कि आपको समस्या आने की संभावना रहती है। तो ऐसे में एक प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे बोलते हैं कि आप पहले से ही एक स्प्रे कर दीजिए। जैसे रीडोमिल एक दवा होती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर लीजिए, तो आपको संभावना कम से कम रहेगी। और जो गर्मी के मौसम में या जो अगेती झुलसा आता है, जिसको आपका अंगमारी बोलते हैं, पत्ते जल जाते हैं, उसमें दाग आ जाते हैं पीले रंग के, तो इसके लिए आपको एक अगेती अगर है तो एक बेबिस्टीन दवा होती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए और 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसको दोहरा दीजिए, तो आपका इससे संभावना थोड़ा बचाव हो जाता है आपका। बिल्कुल। तो दिनेश जी जान लिया आपने कि किस तरह के उपाय आप अपना सकते हैं। उम्मीद है कि इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज जी विदिशा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनुज जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ मैडम जी अनुज जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम मिर्ची जो होती है, मिर्ची में पत्तियां पूरी कुकड़ जाती है, बहुत कुकड़ापन लगता है जी। किस फसल की बात करें अनुज जी? मिर्च में। ठीक है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं। पत्तियां सिकुड़ रही। जी आइए जानते हैं डॉक्टर यादव क्या करें। देखिए, हम बार बार बताते हैं कि बारिश के मौसम में जब भी पौध उत्पादन करें आप, तो मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, तो इसका 40 जो मेश साइज का नायलॉन नेट होता है उसके अंदर पे किसान करें या पाली हाउस के अंदर करें, और पौध को प्रो ट्रे में करना चाहिए बस। और नर्सरी किया है आपने और आपके पास अगर पाली हाउस नहीं भी है तो अभी आप उसको नायलॉन नेट खरीद करके 40 मेश साइज का उससे ढक लेंगे। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है सफ़ेद मक्खी इसको रोग को फैलाती है, तो उसमें नहीं जा पाएगी, तो आपकी फसल की बचात हो जाएगी एक। और उसके अलावा आप जैसे पौध तैयार करते हैं उस समय भी कुछ दवाओं का, नीम का,
जो अर्क होता है 5%, उसका छिड़काव करते रहिए हर सप्ताह में। और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो कोई इमिडाक्लोरोपीड उसकी 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर दीजिए। या एसिटामाइप्रिड है, उसकी 3 से 5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर दीजिए। तो ये करते रहेंगे तो आपको आपकी फसल में बचाव हो जाएगा। और किसी पौधे में अगर आपको सिकुड़ा हुआ दिखता है तो तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ करके जमीन में दबा देना है, क्योंकि उस पौधे से दूसरे पौधों में कीड़ा फैलाएगा उसको। आप रखे रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सोर्स काम करता है बीमारी का। उस पौधे को उखाड़ करके उसकी जगह आप नर्सरी में जो पौधा बचाए रहते हैं कुछ, उसको ला करके दोबारा लगा दीजिए और उस पौधे को उखाड़ के जमीन में दबा दीजिए। इन चीजों को करना है आपको। ठीक है, तो अनुज जी उम्मीद है कि इन सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और इससे समस्या का हल भी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, सवालों को शामिल करते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमें मिल रहे हैं। किरण जी ने जयपुर राजस्थान से सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि बाजरे की फसल में क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर हाँ तो किस डोज का प्रयोग करें। तो डॉक्टर जोशी। जी बिल्कुल, बाजरे की फसल जो है उसकी नाइट्रोजन की मांग जो है ज्यादा होती है। अगर हम सींचित में बात करें तो 90 से 120 किलो के आसपास उसकी जो नाइट्रोजन की मांग होती है। तो अगर हम जब बुआई के वक्त जो बेसल डोज देते हैं हाफ यानी 60 किलो तक देने के बाद 2 बार हम उसको स्प्लिट देते हैं। एक तो होता है कि फूल आने पर और एक दूसरा बाली बनने पर। तो अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है और आप स्प्रे करना चाहते हैं तो अब आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। जो नैनो यूरिया है जो है आपको जो डोज लेनी है वो लेनी है 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसकी डोज लेके उसमें स्प्रे कर सकते हैं नैनो यूरिया। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं जो संदीप जी ने भेजा है। जानना चाहते हैं कि मिर्च में थ्रिप्स, माइट और पीला पत्ता के लिए दवाई बताएं। जी देखिए, जो माइट्स कब आती है, जब फसल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें माइट्स का मतलब एक जाला जैसे बनेगा पत्ती के नीचे, आप देखेंगे उसके अंदर सफ़ेद लाल रंग के छोटे छोटे चीटे माइट्स बोलते हैं वो होते हैं। तो अगर आती है इस तरह की समस्या तो आप प्रोपेजाइट करके एक दवा आती है, उसका करीब 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल कर दीजिए। और उसके बाद अगर डाइकोफाल आपको मिल जाता है तो डाइकोफाल की भी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पाइरोमेसिफोन दवा आती है, उसकी भी आप 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 से 4 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर लेंगे तो आपकी माइट की समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। श्यामलाल ध्रुव जी ने सवाल भेजा है छत्तीसगढ़ से, जानना चाहते हैं 1 एकड़ जमीन में कितने किलो बाजरे का बीज लगेगा और छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी किस्म जायद के लिए अच्छी रहेगी, यानी कि जो कम अवधि की हो। जी बात करें तो बाजरे की जो आपके जायद में अगर खेती करना चाहते हैं तो जायद के अंदर बाजरे के लिए आप ले सकते हैं जो है HHB सीरीज ले सकते हैं 146 हो गया, GHP 526 हो गया, 558 ले सकते हैं, पूसा की जो है 205 ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे आप उपयुक्त समय जो है बाजरे की जो जायद की खेती का उपयुक्त समय होता है फरवरी में या मार्च के 10 तारीख तक आप उसकी बुआई कर ले तो आप अच्छी उपज उसकी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर निशु जोशी, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी रही और मोटे अनाज की खेती के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही संक्षेप में जवाब लेंगे एक सवाल का जो भेजा है जो मनसाहू जी ने छत्तीसगढ़ से, जानना चाहते हैं कि टमाटर की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। जी डॉक्टर यादव। देखिए, टमाटर में क्या है कि आपके एरिया में अगर बीमारी कम आती है, इस मौसम में बारिश कम होती है तो आप जून के महीने में भी नर्सरी लगा सकते हैं। जब भी आपको रोपाई करना है उससे 20 से 25 दिन पहले आपको नर्सरी लगा देनी है, क्योंकि इसको तैयार होने में 20 से 25 दिन लग जाता है। तो उसी हिसाब से करिए। जो अब क्योंकि अगस्त के महीने में लगाई जाती है, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक टमाटर लगते जाएगा किसान, तो आप उसी हिसाब से अपनी नर्सरी को 20-25 दिन में पहले आप तैयार कर लीजिए और सुरक्षित तरीके से ये प्रोटेक्टेड जो का मैंने बताया उसमें अवश्य लगाइए, क्योंकि इस सीजन में कीड़े और इस तरह की बीमारियों इसके प्रकोपों से बचाव करते रहें और बहुत ही सही तरीके से प्रबंधन करना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर आके यादव, बहुत अच्छी जानकारियां दी आपने कार्यक्रम के दौरान, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तो विस्तार से जाना आज आपने मोटे अनाज की खेती और बैंगन, मिर्च, टमाटर, भिंडी की खेती के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर विस्तार से चर्चा होगी वो है खरीफ फसलों में कीट
एवं प्रबंधन, साथ ही धान फसल की देखभाल। इन विषयों के बारे में अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से अपना सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।